में आयोजित आगामी 11 अप्रैल 2021 को सामाजिक क्रांति के दूत राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले की जयंती एवं दिनांक 14 अप्रैल 2021 को भारत रत्न बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर चर्चा एवं संगठन की अध्यक्षता कर रहे माननीय ऋषिपाल बौद्ध जी, प्रदेश संयोजक एवं विशेष अतिथि माननीय ऋतु बौद्ध, प्रांतीय अध्यक्ष महिला विंग उत्तराखंड, माननीय बी चंद्रा, जिला अध्यक्ष अल्मोड़ा, माननीय गोविंद गौतम जी पिथौरागढ़, संचालन कर रहे अमरीश बौद्ध जी, जिला अध्यक्ष उधम सिंह नगर एवं राष्ट्रीय महासभा के अध्यक्ष माननीय धर्म प्रकाश भारती जी, कार्यवाही अध्यक्ष माननीय बादल सिंह बौद्ध जी, राष्ट्रीय आचार्य माननीय इंजीनियर किशोर बौद्ध जी, सभी मानव भावों को मेरा जय भीम नमो बुद्धाय करते हुए सर्वप्रथम करुणा के सागर तथागत भगवान बुद्ध, सामाजिक क्रांति के दूत एवं शिक्षा के जनक राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले एवं शिक्षा भारत की पहली शिक्षिका माता सावित्री फुले एवं भारत में जन्मे सभी संत गुरु महापुरुषों एवं संविधान के निर्माता भारत रत्न बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर जी, कुमाऊं के शिल्पकार मुंशी हरिप्रसाद टमटा जी, समाज सुधारक खुशीराम जी एवं दयानंद भारती जी, सभी महापुरुषों को मेरा कोटि कोटि वंदन करते हुए 19वीं सदी के प्रमुख क्रांतिकारी समाज सुधारक राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले का जन्म महाराष्ट्र की पावन धरती पर 11 अप्रैल 1887 को माता चिंताबाई पिता गोविंदराव जी के घर में जन्म हुआ। ज्योतिराव फुले माली परिवार के थे। 9 वर्ष की आयु में उनकी माता का देहांत हो गया। मां की आयु में उनके माता का देहांत हो गया। उनका पालन पोषण शकुनीबाई द्वारा किया गया। 7 वर्ष की आयु में उन्हें विद्यालय में दाखिला कराया गया किंतु जात पात ऊंच नीच भेदभाव के कारण उन्हें विद्यालय छोड़ना पड़ा। वे पड़ोस के सभी के प्यारे थे। उनके पड़ोसी गफ्फार बेग मुंशी जी ने उनकी प्रतिमा को देखते हुए उन्हें पुनः विद्यालय में दाखिल कराया। वे हमेशा कक्षा में प्रथम स्थान पर उत्तीर्ण होते थे। 13 वर्ष की आयु में पुणे खंडोजी नेवले पाटिल की बड़ी पुत्री सावित्री बाई की 9 वर्ष की आयु में ज्योतिबा फुले का विवाह संपन्न हुआ। सन 1948 में वे अपने सहयोगी दोस्त जो ब्राह्मण समाज के थे उनके विवाह समारोह में सम्मिलित होने पर ब्राह्मण समाज ने उनका विरोध किया। विवाह समारोह को छोड़कर वापस लौटने पर वो काफी दुखी और अपमानित हुए। तब उन्होंने समाज में व्याप्त भेदभाव, छुआछूत, अन्य अंधविश्वास, पाखंडवाद को दूर करने के लिए सर्वप्रथम महिलाओं को शिक्षा देने पर बल दिया। इसके लिए उन्होंने सबसे पहले अपनी धर्मपत्नी सावित्रीबाई फुले को पढ़ाया लिखाया। सावित्रीबाई पिछले समाज की नहीं बल्कि पूरे देश की प्रथम शिक्षिका होने का गर्व प्राप्त हुआ। 3 जुलाई 1951 को पहली पाठशाला जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी तथा महिलाओं को शिक्षा देना प्रारंभ किया। धर्म के ठेकेदारों ने ज्योतिबा फुले के पिता गोविंदराव जी से कहा कि आपके पुत्र हमारी संस्कृति के खिलाफ महिलाओं को शिक्षा देने का विरोधी काम कर रहे हैं, उन्हें रोको। जिस कारण ज्योतिबा फुले दंपति को घर छोड़कर शेख फतिमा जी ने उन्होंने अपने घर में शरण दी और अपने घर में विद्यालय की स्थापना की के साथ शिक्षा के रूप में सावित्रीबाई फुले जी का साथ दिया। सावित्रीबाई फुले स्वयं विद्यालय में लड़कियों को पढ़ाने जाती थी तो उस धर्म के ठेकेदार स्त्रियां कूड़ा करकट, कीचड़, गोबर, मानव मल फेंक देते थे। कपड़े गंदे हो जाने पर वे अपनी दूसरी साड़ी साथ ले जाती थी। उन्हें हार नहीं मानी। क्षत्रिय समाजोत्थान का कार्य जारी रखा। समाज सुधारक, शिक्षाविद महात्मा ज्योतिबा फुले एवं सावित्री फुले हमेशा छुआछूत में व्याप्त भेदभाव, असमानता, न्याय के खिलाफ लड़ते रहे। उनके द्वारा सन 1854 में विधवाओं के लिए आश्रम बनाए ताकि कन्या हत्या एवं सती प्रथा पर रोकने के लिए विधवाओं के पुनर्विवाह का प्रयास किया। यशवंतराव दत्तक पुत्र के रूप में गोद लिया, पढ़ा लिखा कर
उन्हें प्रसिद्ध डॉक्टर बने। समाज उत्थान कार्य में करते रहे। 24 सितंबर 1873 को सत्य शोधक समाज नामक ग्रंथ का स्थापना की। 28 नवंबर 1890 पुणे में ज्योतिराव फुले जी का निधन हो गया। सदियों से शोषित दलित महिला अधिकारों के लिए संघर्ष को समाज हमेशा उन्हें याद करता है। उन्हें सत्नमन। 14 अप्रैल महाराष्ट्र के महू छावनी में सन 1891 को माता भीमाबाई पिता रामजी सकपाल की 14वीं संतान के रूप में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव का जन्म हुआ। 7 नवंबर 1900 को बम्बई के हाई स्कूल सतारा में उनका दाखिला करा गया। सन 1906 में 13 वर्ष की आयु में 9 वर्ष की आयु में रमाबाई से उनका विवाह संपन्न हुआ। उनके गुरु कैलुस्कर के प्रयासों से सन 1913 में बड़ौदा नरेश शिवाजी राय गायकवाड़ के छात्रवृत्ति पर उन्हें विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजा गया और उसमें सेवा देनी उसके बाद राज्य की सेवा देनी होगी। सन 1913 से 1917 तक न्यूयॉर्क कोलंबिया यूनिवर्सिटी में शिक्षा ग्रहण की। सन 1918 में अधूरी पढ़ाई छोड़कर भारत आना पड़ा, क्योंकि बड़ौदा नरेश साहूजी महाराज के शर्त के अनुसार वे सीधे बड़ौदा पहुंचे। बड़ौदा स्टेशन से बाहर आए तो उन्हें परेशान कर दिया गया। मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ रहूँगा। इस स्टेशन में तमाम मुसाफिर जा चुके थे, वो अकेले थे। भाड़े के गाड़ी वाहन उन्हें सवारी को कहीं नहीं मिल रही थी, वो भी उन्हें देख रहे थे। उन्हें एक को बुलाया और क्या किसी होटल की जानकारी है। उन्होंने पारसी सराय है, पेइंग गेस्ट रखे जाते हैं, जिस कारण सराय होटल के हाल में ठहरे। वहाँ कूड़ा करकट से भरा था। इस तरह बाबा साहब के ठहरने और भोजन की व्यवस्था पारसी ग्रस्त परिवार से हुई। बड़ौदा नरेश शिवाजी राय गायकवाड़ राज्य में सेना सचिव डिफेंस सेक्रेटरी के पद पर उनकी नियुक्ति हुई। सरकारी बंगले के लिए आवेदन हुआ, लेकिन प्रधानमंत्री की तत्परता कार्रवाई न होने के कारण उन्हें आवास व्यवस्था नहीं हो पाई। वे शहर में आने के बाद उनके पहले महाराष्ट्र सरकार बड़ौदा के महार जाति के एक पढ़े लिखे लड़के ले आए हैं। वे हिंदू धर्म की पहलियों को उलझा रहे थे। अब उन्हें शहर छोड़ने के अलावा उनके सामने कोई विकल्प न था। बड़ौदा नए राज्य में मात्र 11 दिन की सेवा करने के उपरांत नौकरी छोड़नी पड़ी। पुनः बम्बई लौटना पड़ा। सन 1928 में सिडनहम कॉलेज में राजनीतिक अर्थ व्यवस्था पढ़ाने हेतु प्रोफेसर की नियुक्ति हुई। 13 जनवरी 1920 को कोल्हापुर साहूजी महाराज के सहयोग से साप्ताहिक मूल नायक पत्र का प्रकाशन हुआ। 5 जुलाई 1923 से बम्बई उच्च न्यायालय में वकालत करना शुरू किया। 1927 से बाबा साहब अम्बेडकर को बम्बई विधानसभा मंडल का मनोनीत किया गया। 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति ग्रंथ का दहन किया। सन 1928 में भारत दलितों की स्थिति के सर्वे करने और उनके अधिकारों के लिए साइमन कमीशन के सदस्य बाहर पहुंचे तो महात्मा गांधी और लाला लाजपत राय ने सहायक कमीशन का विरोध किया, जिस कारण साइमन कमीशन अधूरी रिपोर्ट लेकर वापस चला गया। 17 अगस्त 1932 रैमजे मैकडोनल्ड ने आरक्षण के लिए कार्यक्रम घोषित किए, जिससे कम्युनल अवार्ड पृथक निर्वाचन का अधिकार प्राप्त हो गया। दलितों के लिए विशेष सुरक्षित स्थान के अतिरिक्त उन्हें सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव लड़ने की छूट। विशेष विरोध में 20 सितंबर 1932 को गांधी जी ने अपना आंदोलन येरवदा जेल में प्रारंभ कर दिया। गांधी के जीवन दान, माता कस्तूरबाई और विधवा और देवदास के यतीम होने से बचा लिया गया। बाबा साहब की मानवीय श्रेष्ठता और गांधी के प्राण रक्षा हेतु लंबे समय से संघर्ष के कम्युनल अवार्ड के रूप में प्राप्त अधिकारों को छोड़ दिया। 24 सितंबर 1932 को देश के 18 माने जाने सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक ने पुनः पैक्ट की येरवदा जेल में समझौते में हस्ताक्षर किए।
वही समझौता पुनः प्रकटी कहलाया, जिसके तहत पृथक निर्वाचन के साथ राजकीय सेवा में आरक्षण की व्यवस्था हुई। 17 मई 1935 को त्यागी देवी रमाबाई, उनकी धर्मपत्नी का स्वर्गवास हुआ, जिससे वो काफी दुखी हुए। 13 अक्टूबर 1935 येवला शहर में दलित सम्मेलन में हिंदू धर्म त्यागने की घोषणा की। 16 मई 1946 को अंग्रेज भारत को स्वायत्तता देने का ऐलान किया। वायसराय लॉर्ड वेलेन ने 1 जुलाई 1946 को कार्रवाई मंडल को बर्खास्त कर दिया। 8 मई 1946 को बाबा साहब को मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। 19 जुलाई 1946 को संवैधानिक सभा के चुनाव हुए, जिसमें शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के रूप में बाबा साहब उम्मीदवार सर्वाधिक मतों से चुने गए। 24 अगस्त 1946 को स्थायी केंद्रीय मंत्रिमंडल की घोषणा हुई, जिसमें 12 सदस्य नियुक्त किए गए। खेद था कि बाबा साहब को उस मंत्रिमंडल में सम्मिलित नहीं किया गया। 13 जुलाई 1947 को बैरिस्टर जयकर के इस्तीफा से खाली हुए स्थान पर संविधान सभा के लिए बाबा साहब को मनोनीत किया गया। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। 30 अगस्त 1947 को संविधान प्रारूप तैयार करने के लिए संविधान प्रारूप समिति हुई। इस समिति के 7 सदस्य, जिसमें बाबा साहब अम्बेडकर इस समिति के चेयरमैन चुने गए। संविधान में शासन करने की जिम्मेदारी संभालते ही बाबा साहब का स्वास्थ्य तेजी से गिरने लगा। उन्होंने 15 दिन तक नींद नहीं हुई। जिस नर्सिंग होम में उनका इलाज चल रहा था, उनका परिचय कुमारी शारदा कबीर से हुआ। 14 अप्रैल 1948 को नई दिल्ली में सरकारी बंगले में उनके साथ विवाह संपन्न हुआ। अपनी अस्वस्थता को ध्यान में न रखते हुए अथक प्रयासों से 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में संविधान तैयार किया गया। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा में संविधान प्रस्तुत करते हुए उन्होंने कहा कि राजनीतिक लोकतंत्र तब तक कायम नहीं रह सकता जब तक उसकी नींव सामाजिक लोकतंत्र अर्थात स्वतंत्रता, बंधुता, सामाजिक विषमता, ऊंच नीच की भावना न हो। 26 जनवरी 1950 यानी संविधान लागू होने से पूर्व देश के शासकों को चेतावनी दी कि कल हम एक विसंगत जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। राजनीति पर हमारे पास समता होगी, लेकिन सामाजिक और आर्थिक जीवन में विषमता होगी और वह विसंगत हमें जल्दी से जल्दी दूर करनी होगी। बाबा साहब सामाजिक और आर्थिक समता को राजनीतिक समता से अधिक अहमियत देते हैं। भारतीय संविधान में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े लोग के लिए सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक जुड़ापन के लिए अनेक कानूनी अधिकार दिए, किंतु पूर्व और वर्तमान की देश में केंद्र और राज्यों की सरकार की गलत नीतियों के कारण मूल निवासियों को संविधान में प्रदत्त अधिकारों का लाभ नहीं मिल पाया है। अतः मूलवासियों को देश के केंद्र और राज्यों में राजनीतिक मास्टर चाबी खुद अपने हाथों में लेनी होगी एवं सामाजिक सांस्कृतिक धर्म की को 21 साल बाद 24 अक्टूबर 1956 को लाखों अनुयायी के साथ बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा को स्वीकार करते हुए बौद्ध धर्म को दीक्षा ली। भारत के समस्त मूल निवासी 22 प्रतिज्ञा का पालन कर पंचशील को ग्रहण करें। नेपाल में बाबा साहब ने गंभीरता के साथ घोषित किया कि मैं 2 वर्ष और जी जाऊं तो भारत की करोड़ों बौद्ध दिखा दूंगा। बाबा साहब की पुस्तक बुद्ध और उनका धम्म की प्रस्तावना पत्रों को रात भर पढ़ते रहे। 6 दिसंबर 1956 को अलीपुर रोड दिल्ली में बाबा साहब का परिनिर्वाण हो गया। हम दोनों महायोद्धाओं को पुनः नमन करते उनके बताए हुए रास्ते में चलें, तभी हम लोग अपने समाज के हित में काम कर पाएंगे। अंत में मैं अपनी बातों को यहाँ समाप्त करते हुए पुनः राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का आभार प्रकट करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय मूलवासी, नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय सर। बहुत बहुत साधुवाद माननीय बौद्ध जी ने अभी हमारे आगामी जयंतियों के विषय में, सभी बाबा साहब के और के विषय में हमें बताया।
और अब मैं अगले हमारे बीच में विशेष अतिथि हमारे माननीय ऋतु बौद्ध प्रांतीय अध्यक्ष महिला विंग जो है, तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो आगामी जयंतियों के विषय में और महापुरुषों का जीवन परिचय के बारे में बताएं। माननीय ऋतु बौद्ध जी। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? आ रही है। तथागत गौतम बुद्ध, बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी तथा हमारे समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करते हुए आप सभी उपासक उपासिकाओं को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 11 तारीख और 14 अप्रैल को हमारे महापुरुषों की जयंती आने वाली है। तो आइए हम अपने जीवन के कुछ क्षण अपने उन महापुरुषों की याद में व्यतीत करें जिन्होंने हमें सम्मान पूर्वक जीना सिखाया। तो पहले शुरुआत करते हैं ज्योतिबा फुले जी से कि उनका नाम ज्योतिबा से ज्योतिबा फुले जी कैसे पड़ा। ज्योतिबा फुले जी के पिताजी गोविंदराव जी राजा के महल में फूल भेजते थे, उनका फूलों का काम था, इसी से उनका नाम ज्योतिबा फुले पड़ा। ज्योतिबा फुले जी 10वीं तक पढ़ाई की थी। उस टाइम बहुत कम लोग पढ़े लिखे हुआ करते थे और अपने समाज को तो पढ़ने लिखने का अधिकार भी नहीं था, लेकिन ज्योतिबा फुले जी पढ़ाई में बहुत अच्छे थे और उन्होंने अपनी पढ़ाई की। उनके साथ एक उनके दोस्त थे, तो उनकी शादी थी, तो उन्होंने ज्योतिबा फुले जी को अपनी शादी में बुलाया। ज्योतिबा फुले जी उनकी शादी में शामिल हुए। सब लोग बैठकर खाना खा रहे थे। उस टाइम तो बैठ कर खाना खाने की प्रथा थी। तो वहाँ आए लोगों ने उन्हें देखा और वो चिल्लाए कि ये शूद्र यहाँ क्या कर रहा है, क्योंकि उस समय की वेशभूषा की वजह से ही दलितों की पहचान हो जाया करती थी। तो जिस लड़के की शादी थी उसने कहा कि ये मेरा दोस्त है, इसने मैंने बुलाया है। तो वो बहुत नाराज हुए, बहुत क्रोध में आके बोले, हम इस शादी में शामिल नहीं होंगे और ना ही ये शादी हम करने देंगे। तुम इसे अभी यहाँ से 5 जूते मार कर निकालो। तो उस लड़के ने ऐसा ही किया। ज्योतिबा फुले जी वहां से अपमानित होकर अपने घर आए और अपने पिताजी को आकर सारी बात बताई। तो उनके पिताजी ने कहा, इसमें तुम्हारी ही गलती है, तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए था। हम लोग तो उनको छू भी नहीं सकते और तुम उनके साथ बैठकर खाना खा रहे थे। अब उस टाइम हमारा समाज बहुत दबा कुचला था, कोई भी उनको डांट डपट देता था, मारपीट कर देता था। बेचारे अनपढ़ लोग थे, दबे हुए थे, कुछ बोल नहीं पाते थे। तो लेकिन ज्योतिबा फूले जी पढ़े लिखे थे, स्वाभिमानी थे, उन्हें बहुत अपमान महसूस हुआ। उन्होंने ये बात अपनी पत्नी सावित्री बाई फुले जी को बताई, उन्हें भी बहुत दुख हुआ। अब ज्योतिबा फुले जी ने ये ठान लिया कि मैं अपने समाज को पढ़ाऊंगा। इसके लिए उन्होंने पहले अपनी पत्नी को शिक्षित किया और उसके बाद वे दोनों दलितों की बस्ती में जाकर बच्चों को पढ़ाने लगे। लोग बागों ने ये देखा तो वो उन्हें परेशान करने के लिए उनके ऊपर कीचड़ गोबर डाल दिया करते थे, उनके कपड़े गंदे कर देते थे, लेकिन उन दोनों ने हार नहीं मानी और पढ़ाना जारी रखा। वो लोग अपने साथ एक एक जोड़ा अलग से रख के ले जाते थे और गंदे कपड़े वहाँ चेंज करके साफ कपड़े पहन कर बच्चों को पढ़ाते थे। उसके बाद वही गंदे कपड़े पहन के अपने घर आ जाते थे। अब ये मनुवादी लोग तो कहाँ चुप बैठने वाले थे, उन्होंने उनके पिताजी से शिकायत की और कहा कि आप अपने बेटे को समझाइए और अगर नहीं समझता है तो उन्हें घर से बाहर निकाल दीजिए। ऐसा ही हुआ।
ज्योतिबा फुले जी के पिताजी ने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। वो दोनों पति पत्नी दलितों की बस्ती में ही जाकर रहने लगे और ये उनके लिए और भी अच्छा हुआ क्योंकि वहाँ जो आने जाने में टाइम वेस्ट होता था वो बच गया, उनसे अच्छे से वो बच्चों को पढ़ाने लगे। तो ये बात मनुवादी लोगों को और क्रोध भर गया, उन्हें ये बात बर्दाश्त नहीं हुई और उन्होंने इस ज्योतिबा फुले जी को मारने के लिए 2 लठेत भेजे, जिसका नाम हुंडीबा और खुंडीबा था। रात को ज्योतिबा फुले जी अपनी पत्नी के साथ झोंपड़ी में सोए हुए थे, तो वो वहाँ उनके घर पहुँचे और उन्हें कहा कि हम तुम्हें मारने आए हैं। ज्योतिबा फुले जी ने अपनी पत्नी से कहा कि सावित्री, मेरे जाने के बाद तुम इन दलित बच्चों की पढ़ाई जारी रखना, तुम इन्हें पढ़ाने का कार्य मत छोड़ना। जब उन दोनों ने ये बात सुनी पति पत्नी की तो उन्हें बहुत दुख हुआ क्योंकि वो भी दलित समाज से ही थे। अब उनको बड़ा दुख हुआ और कहने लगे कि बताओ, हम इन्हें मारने आए हैं और ये हमारे समाज के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो उन्होंने उनसे क्षमा मांगी और कहा कि अब हम आपके साथ हैं और आप अपना पढ़ाई का कार्य जारी रखिए और अब कोई आपके काम में बाधा नहीं डाल सकता। और वो उनके बॉडीगार्ड बन गए एक तरह से। उनका पूरा सपोर्ट उन्हें मिल गया। उसके बाद ज्योतिबा फुले जी ने एक स्कूल खोला। उसके लिए ज़मीन एक मुसलमान भाई उस्मान शेख ने दी और उनकी बहन फातिमा शेख माता सावित्री बाई के साथ मिलकर बच्चों को पढ़ाने लगी। ज्योतिबा फुले जी और माता सावित्री बाई ने मिलकर बहुत से सामाजिक कार्य किए और उन्होंने सती प्रथा को बंद कराया, बाल विवाह बंद कराए, विधवा विवाह शुरू किया और दलितों को और निर्बलों को न्याय दिलाने के लिए उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। ज्योतिबा फुले जी के सामाजिक कार्य को देखते हुए उन्हें महात्मा की उपाधि दी गई। ज्योतिबा फुले एक महान समाजवादी थे। उन्होंने अपना सारा जीवन अपने समाज को शिक्षित करने में लगा दिया, उनकी भलाई के कार्यों के लिए काम किया। तो ऐसे थे हमारे ज्योतिबा फुले जी। अब बात करते हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के 14 अप्रैल को जयंती है। बाबा साहब ने अपने समाज के लिए बहुत से सराहनीय कार्य किए। उनके इन्हीं सराहनीय कार्यों की वजह से एक बार उनको सम्मानित किया जा रहा था। उनके लिए एक समारोह का आयोजन हुआ। माता रमाबाई जो बाबा साहब जी की पत्नी थी, उन्होंने सोचा कि मैं भी समारोह में जाऊं और साहेब का भाषण सुनूं। माता रमाबाई बाबा साहब को साहेब कहकर बुलाती थी। अब माता रमाबाई अपनी साड़ी की तरफ देखने लगी जो उन्होंने पहनी हुई थी। उनके पास तो एक भी साड़ी ऐसी नहीं थी जिसे पहन के वह समारोह में जा सकती थी। उन्होंने बक्सा खोला, उसमें एक पगड़ी रखी थी जो कोल्हापुर के महाराज ने बाबा साहब को भेंट की थी। माता रमाबाई वो साड़ी पहनकर समारोह में चली गई। माता रमाबाई बाबा साहब की पत्नी थी, उन्हें आगे वाली सीट पर बैठना चाहिए था, लेकिन माता रमाबाई बहुत दूर पेड़ की आड़ से बाबा साहब का भाषण सुन रही थी। बाबा साहब की नज़र माता रमाबाई पर पड़ी और वो उनके पास आए और बोले, रामू। बाबा साहब माता रमाबाई को रामू कहकर बुलाते थे। तो उन्होंने कहा, रामू, मैं बहुत अभागा पति हूँ, तुम्हें एक साड़ी भी नहीं दिला सकता। और ये कहकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। माता रमाबाई बोली कि साहेब, मैं आपसे कुछ मांगूं? तो बाबा साहब ने कहा
अरे पगली, आज तक आपने मुझसे कुछ मांगा ही कहाँ है। माता रमाबाई ने कहा कि साहेब कुछ ऐसी व्यवस्था करके जाइए कि आने वाले समय में हमारे समाज में या सभी मतलब कोई भी महिलाएं, कोई माँ बहन बेटी मेरे जैसे लाचार और मजबूर ना हो। ये सब माता रमाबाई की ही देन है कि आज हमारी अलमारियों में साड़ियाँ सूट नए नए कपड़े भरे पड़े हैं। हमें उनमें से चॉइस करना पड़ता है कि हम इनमें से क्या पहने। ये माता रमाबाई के त्याग और बाबा साहब की ही कृपा है। हमारे पूर्वज गांव के बाहर झोंपड़ी बनाकर, घास फूस की झोंपड़ी बनाकर रहते थे, लेकिन आज हम आलीशान घरों में रहते हैं। हमें तालाब से पानी पीने का हक नहीं था। आज हमारे घर में आरओ लगे हैं। हमारे घर में सब सुविधा की संपन्न सब चीजें हैं। ये सब बाबा साहब की ही देन है। हमें बाबा साहब के इस एहसान को और इस कर्ज को नहीं भुलाना चाहिए। बाबा साहब ने अपना परिवार, अपने बच्चे कुछ नहीं देखा अपने समाज के आगे। उन्हें हमेशा अपने समाज की ही चिंता लगी रहती थी और वो अपने समाज की भलाई के लिए ही कार्य करते थे। तो हमें बाबा साहब के विचारों को जन जन तक पहुंचाना चाहिए, सबको बाबा साहब के बारे में समझाना चाहिए। और अगर हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम हमें बाबा साहब की विचारधारा पर चलना चाहिए। इतना तो हम कर ही सकते हैं। इसी के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद। आपने बहुत अच्छी बातें बताई महापुरुषों के बारे में, जो परेशानियां और जो संघर्ष किए हैं। बहुत बहुत साधुवाद। मैं अब अगले हमारे जो वक्ता हैं, हमारे वरिष्ठ साथी माननीय गोविंद राम बौद्ध जी पिथौरागढ़ से हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो आगामी जयंतियों पर प्रकाश डालें और महापुरुषों के जीवन परिचय के बारे में बताएं। माननीय गोविंद राम बौद्ध जी। मुझे नहीं लगता कि वो जुड़े हों। हाँ जी सर, शायद मुझे नहीं है। तो पेंटर साहब है, पेंटर साहब को बुलवा दीजिए, वरिष्ठ साथी हैं हमारे। जी, हमारे एक वरिष्ठ साथी माननीय पेंटर साहब जगन्नाथ जी से मैं अनुरोध करूंगा कि वो आगामी जयंतियों पर जीवन परिचय के बारे में बताएं। माननीय जगन्नाथ पेंटर जी। सर जुड़े हुए तो हैं, आवाज नहीं आ रही। माइक अनम्यूट नहीं कर रहे हैं। माननीय पेंटर साहब, अगर मेरी आवाज अगर आप सुनते हैं तो अपना माइक अनम्यूट कर लें। नहीं कर रहे हैं। तो हमारे अगले माननीय रंजन सिंह बौद्ध जी उधम सिंह नगर से, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो आगामी जयंतियों पर बारे में चर्चा करें और बताएं। माननीय रंजन सिंह बौद्ध जी। माननीय रंजन सिंह बौद्ध जी, अगर मेरी आवाज अगर आप सुन रहे हैं
तो अपना माइक अनम्यूट कर लें। सज्जन सिंह बोस जी अपने माइक को अनम्यूट करिए। आप जुड़े हुए दिख रहे हैं जी। माननीय रंजन सिंह बोस जी अपना माइक अनम्यूट कर लें। कर लिया, अपनी बात रखिएगा तुम से। हाँ बोलिए, आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए सर। आवाज नहीं आ रही। आ रही है, आ रही है। बोलो, आपकी आवाज आ रही है। रंजन सिंह जी बोलिए। रंजन सिंह जी आपकी आवाज आ रही है, आप बोलें। रंजन सिंह जी हाँ, बोले, आपकी आपकी आवाज आ रही है। चंद्रहास गौतम साहब जुड़े हैं, उनसे अनुरोध है कि आप अपनी बात रखिए। चंद्रहास गौतम जी से बोलो। माननीय चंद्रहास गौतम जी अपनी बात रखें। माइक अनम्यूट कर लें सर। जी हो गया। सागर जी को बुलवाइए, मैं बाद में बोलूंगा सर। किनको बुलवाएं? सागर जी को बुलवाइए, रंजन सिंह बहुत को। रंजन सिंह बहुत नहीं बोल रहे हैं, उनका माइक भी अनम्यूट है, बैठे। बोलेंगे, वो बोलेंगे अभी। उन्होंने बहुत जी बोलिए। बोलिए सर, आपकी आवाज आ रही है। बोलिए, आवाज आ रही है बहुत जी आपकी। इच्छा नहीं है उनकी बोलने की, वो बोल ही नहीं रहे। नहीं, वो बोलना उन्हें पता नहीं है ना। वो बहुत जी बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। अमरीश जी, छोटी छोटी दो बिटिया जुड़ी हुई है, अनन्या सिंह, इन्हें बुलवाइए, फिर मैं बोलूंगा लास्ट में। अच्छा अच्छा। हमारे बीच में माननीय एक अग्रिमा सिंह है, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो अपनी बात रखें, आगामी जयंतियों पर एवं विकास पर भी चर्चा करें। माननीय अग्रिमा सिंह। आप सभी को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। मेरा नाम अग्रिमा सिंह है। मेरे पापा का नाम आरपी सिंह है। मेरी मम्मी का नाम रेखा सिंह है। जी बोले। मैं बोलिए बोलिए। आपको बाबा साहब पे एक कविता सुनाने जा रही हूँ। मेरी हर सांसों में बाबा साहब नाम तुम्हारा है। आज यदि मैं कुछ हूँ तो यह एहसान तुम्हारा है। थामा हुआ है हाथ आपने, मुझको यह मालूम है। मेरे हर पल हर लम्हे में बाबा साहब प्यार तुम्हारा है। मेरे दर्द में हर पल रोया करते थे, अपने आंसुओं से दिल को भिगोया करते थे। जिन्होंने कुर्बान कर दी अपनी चार औलादे, वो मेरे सपनों को दिल में सजोया करते थे। जय भीम से बड़ा कोई सम्मान नहीं है, वो भीम का नहीं, वह इंसान नहीं है। यूं तो पूजते हैं लोग पत्थरों को, मगर मेरे बाबा साहब से बड़ा कोई भगवान नहीं है। ताजमहल प्रेम की निशानी है, तो 14 अप्रैल एक शेर की कहानी है।
भीम ने आंखें खोली, हर कोई इंसान बन गया। भीम ने जौ खोली, हर कोई तूफान बन गया। भीम ने किताब खोली, हर कोई विद्वान बन गया। भीम ने कलम खोली तो इस देश का संविधान बन गया। ना करो वंदना उनकी जिन्हें तुम जानते नहीं हो, ना डरो उनसे जिन्हें तुम पहचानते नहीं हो। क्यों तुम पाखंडियों के बंश रहोगे तुम संसार में। ना राम ने कुछ दिया है, ना कृष्ण ने कुछ दिया है। हमें जो कुछ भी दिया है वो बाबा साहब को संविधान ने दिया है। चांद की चांदनी ने हमें जय भीम करके सुलाया है। सुबह की हवाओं ने हमें जय भीम करके उठाया है। कुछ दिखाओगे अपना सिर किसी पत्थर के सामने, क्योंकि मेरे बाबा साहब ने मुझे स्वाभिमान से जीना सिखाया है। रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला है, ये सम्मान भी मुझे तेरे संविधान से मिला है। और मुकद्दर से मिला है ना। जिंदगी की खुशी भीम कहेंगे हम। मेरे शब्दों में इतना जोर नहीं है, भीम की तारीफ करूं कैसे। मेरे शब्दों में इतना जोर नहीं है, पूरे संसार में जाकर ढूंढ लेना, मेरे बाबा साहब जैसा कोई और नहीं है। मैं आपको एक पाखंडियों पे भी एक कविता सुनाने जा रही हूँ। नई सदी से मिल रही है 10 सौगात, बेटा कहता बाप से तेरी क्या औकात। पानी आंखों का मरा बड़ी शर्म और लाज, कहे बहू अब सास से घर में मेरा राज। भाई भी भाई पर करता नहीं विश्वास, बहन पराई हो गई साली खास। बच्चे मंदिर में पूजा करे, घर में करे कलेश, बापू तो बोझा लगे पत्थर लगे गणेश। बच्चे का आप शेष है धर्म ईमान, पत्थर भगवान, पत्थर इंसान है पत्थर के भगवान। पत्थर के भगवान को लगते चपल भूख, फुटपाथों पर मर जाते भूखे प्यासे लोग। पहला है पाखंड का अंधकार सब और, पहला है पाखंड का अंधकार सब और। पापी करते जागरण मचा मचा के शोर, पैन कोटा धर्म का दिन भर करते पापी करते जान। जय भीम। बहुत बहुत साधुवाद। बहुत अच्छी, आपने बहुत अच्छा सुनाया और हमारी कामना ऐसे हर घर में एक एक बेटी हो। बहुत बहुत साधुवाद। अब हमारे बीच में एक हमारी माननीय अनन्या सिंह है। अनन्या सिंह जी से मैं अनुरोध करूंगा कि वो अपनी बात रखें। माननीय अनन्या सिंह। माननीय अनन्या सिंह, आप अपनी बात रखें। अपना माइक अनम्यूट कर लें। अपना माइक अनम्यूट कर लें। पीहू सभी को मेरा जय भीम नमो बुद्धाय। मेरा नाम अनन्या सिंह है। मेरे पापा का नाम डॉक्टर एस पी सिंह है। मेरी मम्मी का नाम सारिका सिंह है। एक कविता सुनाने जा रही हूँ। मेहनत करोगे तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। जितना गहरा बोर करोगे उतना मीठा जल मिलता है। लहरों से टकराकर चलना आसान नहीं होती,
कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मन की चींटी जब दीवारों पर चढ़ती है, चढ़ती दीवार पर तलवार फिसलती है। मन का विश्वास है, ऊपर चढ़ना नहीं करता है। आखिर उसकी मुट्ठी खाली हर बार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जीवन में असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो, और कहाँ कमी रह गई है देखो और विचार करो। जब तक सफल ना हो जाओ, नींद चैन सुख त्यागो आप, लेकिन संघर्ष का मैदान मत छोड़ भागो आप। आखिर बिना कुछ किए किसी की जय जयकार नहीं होती, तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। समुंदर में गोताखोर गोता लगाता है, बार में खाली और लौटाता है। नहीं है मोती तेरे पानी में, और बड़ा जाता है डूबना उछाल से आंसू में। आखिर हार नहीं कभी हार नहीं होती। जीवन में कुछ करना है तो हिम्मत हारे मत बैठो, आगे बढ़ना है तो मन को मारे मत बैठो। हार गया और धीरे धीरे तरीका सब आगे मार गया। पैर धीरे चलने की खातिर पैर पसारे मत बैठो। जीवन में कुछ करना है तो हिम्मत हारे मत बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो मन को मारे मत बैठो। चलना कभी व्यर्थ नहीं जाता, चार को चल कर देखो। जीवन में कुछ करना है तो हिम्मत हारे मत बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो मन को मारे मत बैठो। मैं में एक कविता सुनाने जा रही हूँ। माँ का प्यार शहीद बच्चे का से बचता है, और जो भी करता है वह जीवन भर तरसता है। तो कुछ करने के लिए माँ क्या क्या याद में सहती है, किसी काम पड़े किसी को बचना चाहती। प्यार दुलार मिला जिसे उनकी उच्च होती संपूर्ण रूप में इस जग में न कोई सानी है, ममता की ऐसी गागर है, सागर में न अपना पानी है। कोई विश्व में ऐसा प्राणी नहीं जो इसके विरुद्ध ब्रह्मांड कोई ऐसी प्राणी जो माँ की सब कुछ पाया जीवन में, सोचा आगे क्या होगा, देखो ना सका अपनी माँ का और किसी का क्या होगा। जय 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 भीम जय। बहुत बहुत साधुवाद अनन्या सिंह, आपने बहुत अच्छी कविता सुनाई, और हर बच्चे के लिए आपसे एक सीख लेनी चाहिए। आपकी बातें बहुत अच्छी, बहुत ही साधुवाद। अब मैं अगले वक्ता में माननीय विवेक कुमार बौद्ध जी से निवेदन करूंगा कि वो आगामी जयंतियों पर अपनी बात रखें और परिचय दें। माननीय विवेक कुमार बौद्ध जी। माननीय विवेक कुमार बौद्ध जी, अगर आप अपना माइक अनम्यूट कर लें। संचालक जी आगे दो साथियों को बुलवाइए, चंद्रनाथ गौतम साहब और अध्यक्ष जी। अपने माइक को अनम्यूट कर लीजिए। माननीय पंकज गौतम जी से मेरा अनुरोध है, माननीय पंकज गौतम बौद्ध जी, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो अपना माइक अनम्यूट कर लें और आगामी जयंतियों पर जीवन परिचय पर चर्चा करें। अमरीश जी, पंकज गौतम, विवेक और ये तेजपाल जुड़े हुए नहीं है। कृपया जगन्नाथ सावरिया जी जुड़े हुए हैं, उन्हें बुलवाइए।
जगन्नाथ पेंटर जी हमारे रामनगर के हमारे वरिष्ठ साथी हैं, कार्यकर्ता हैं, आरबीएम के केंद्रीय कार्यकारिणी के सदस्य भी हैं। आप इनको बुलवाइए, जगन्नाथ पेंटर जी को। मैं माननीय हमारे जो वरिष्ठ साथी हैं जगन्नाथ पेंटर जी, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आगामी जयंती पर अपना विचार विमर्श करें। माननीय जगन्नाथ पेंटर जी। यो नमो बुद्धाय देवी, मैं आज नहीं बोल पाऊंगा, मेरी चाची का देहावसान हुआ है। ठीक है, आप नहीं बोल पाएंगे तो कोई बात नहीं, अगले साथी को बुलवाइए। अगली मैं माननीय चंद्रदास गौतम जी से अनुरोध करूंगा कि वो अपनी बात रखें। धन्यवाद संचालक महोदय। सर्वप्रथम राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े भाई भारती जी, हमारे कार्यकारिणी राष्ट्रीय अध्यक्ष बादल जी, आज हमारे प्रदेश के संयोजक और आज इस वेबिनार मीटिंग के अध्यक्ष महोदय और इस वेबिनार मीटिंग में जुड़े हैं नन्ही जो 2 बच्चियां हैं जिन्होंने बहुत अच्छा बोला, और हमारी बहन रीतू बौद्ध जी, और जो अन्य प्रदेशों के भी जो साथी हमारे जुड़े हुए हैं। मैं सभी साथियों का आभार व्यक्त। हेलो, हाँ सर, आवाज आ रही है ना? बीच बीच में फोन आ जा रहा है, इसलिए आवाज मेरी कर आ रही है। तो मैं अपने समाज में जन्मे संत महापुरुष तथागत गौतम बुद्ध, विश्व रत्न बोधिसत्व बाबा साहब, समाज में अन्य सभी महापुरुषों को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपनी बात रखता हूँ। साथियों, कहने के लिए तो बहुत कुछ बातें हैं, लेकिन अभी ये क्योंकि अप्रैल जो महीना है, हमारे संत महापुरुषों की दो महान संतों की और महान पुरुषों की जयंती है। हम लोगों को बड़े अनुशासन तरीके से और इन जयंतियों को मनाना है, और हमारे केंद्रीय कार्यालय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का विशेष निवेदन है कि हमें 11 अप्रैल को राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले जी की जयंती को मनाना है। तो मेरा अपने सभी प्रदेश के सभी जिला अध्यक्षों से निवेदन है कि वे अपने अपने जिले में ज्योतिबा फुले जी की जयंती को जरूर मनाएं, ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़कर इकट्ठे होकर ज्योतिबा फुले जी की जयंती को मनाएं। और बाबा साहब की जयंती को तो हम सब लोग मनाते ही मनाते हैं, और इस बार हमारी जो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा है अनुशासन के लिए जानी जाती है, और अपने वेशभूषा के लिए भी जानी जाती है, अनुशासन के लिए भी जानी जाती है। तो हम राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं, सिपाही हैं, हम सबको अनुशासन में रहकर इन जयंतियों का बड़ी धूमधाम से उनको मनाना है। और जयंतियों को मनाने के साथ साथ ही जो इन महापुरुषों की जो विचारधारा है, उस विचारधारा को हम लोगों को समाज के बीच में जन जन तक पहुंचाने का कार्य करना है। और जो भी हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व से जो भी हमें लोगों को आदेश व निर्देश मिलते हैं, उनका ज्यादा से ज्यादा हम लोगों को पालन करना चाहिए। ये नैतिकता के अंतर्गत आता है। और जो लोग आज मैं देख रहा था कि बोल नहीं पा रहे थे, कई साथी मंच उस पे माइक पे, अभी तक उनको म्यूट या अनम्यूट करना नहीं आया है,
तो मैं सभी लोगों से इस वेबिनार के माध्यम से ये निवेदन कर रहा हूँ कि आपके घरों में पढ़े लिखे बच्चे हैं, आप उन बच्चों के द्वारा ये वेबिनार पे किस तरह से मीटिंग में जुड़ना होता है यह सीख लें। और इसके साथ ही साथ हम लोगों को जो हमारे प्रदेश में जो बाकी जिले जिनमें हमारी जो कार्यकारिणी गठित नहीं हुई है, जो जिला इकाइयां की गठित नहीं की गई हैं, नहीं हो पाई हैं, तो हम सब लोगों को मिलकर जितने भी हमारे जिले शेष बचे हैं, 4-5 जिले जो शेष बचे हैं, उन जिलों में हमें अपनी इकाइयां गठित कर लेनी चाहिए और हम सब लोगों को सहयोग करना चाहिए। प्रदेश संयोजक जो है उनका, और जहाँ जिसकी भी जान पहचान हो और उस जान पहचान के माध्यम से प्रत्येक जिले में राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की इकाई का हमें गठन करने में सहयोग करना चाहिए और करते रहना चाहिए। और मैं आप लोगों से यही निवेदन कर रहा हूँ कि 14 तारीख जो 14 अप्रैल है हमारे मसीहा का जन्मदिन है और हमारे राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले जी का जो जन्मदिन है 11 अप्रैल को, उसको हमें धूमधाम से मनाना है। और मैं सभी लोगों को अग्रिम उनके जन्मदिन की बधाई देता हूँ। और इसके साथ ही साथ मैं आप लोगों से ये भी निवेदन कर रहा हूँ कि हमारे प्रदेश में हम काशीपुर में 11, 12 और 13 जून को 3 दिन का प्रशिक्षण शिविर लगाने का हमारा योजना है, प्लान है, जिसकी तारीख निर्धारित की जा चुकी है। और इस मीटिंग में मैं सभी अपने प्रदेश के जुड़े हुए और अन्य प्रदेशों से जो हमारे साथी जुड़े हुए हैं उनसे मेरा विशेष निवेदन है कि इस प्रशिक्षण शिविर में हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में युवाओं को जोड़ने का काम करना है और 3 दिन तक उन युवाओं को हमें ट्रेंड करवाना है अपने आचार्य किशोर बौद्ध जी से और माननीय अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष भारती जी से। वो हमारे इस कार्यक्रम में हम लोगों को ज्ञान वर्धन करने के लिए आएंगे और उनसे मैं गुजारिश करता हूं कि वो जरूर हमारे इस कार्यक्रम में 11, 12 और 13 जून को जरूर आए। और बाकी मैं सभी अपने साथियों को 11 अप्रैल और 14 अप्रैल की बधाई देता हूं और इसी वाणी के साथ मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूं। सभी साथियों को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद रतन साहब, आपने बहुत सारी बातें बताई, जरूर विचार करेंगे। तो मैं अगले हमारे इस वेबिनार की अध्यक्षता कर रहे माननीय श्रीपाल बौद्ध जी से निवेदन करूंगा कि जो कुछ अपनी बातें रखें आगामी जयंतियों के विषय में। माननीय श्रीपाल जी बौद्ध। धन्यवाद। देखिए मेरी आवाज आ रही है गौतम जी? जी आ रही है। मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है सर। आ रही है। सर मैं ये कहना मैं ये कहना चाह रहा था कि हमारे बड़े साथी हैं बी चंद्रा साहब अल्मोड़ा से, यदि वो जुड़े हो तो जरा उन्हें भी जरा मौका दीजिए बोलने का। मेरे बोलने से पहले बी चंद्रा साहब यदि जुड़े हैं तो उन्हें मौका दीजिए। ठीक है सर, ठीक। बी चंद्रा साहब जरूर जुड़े होंगे। जैसा कि अभी मेरे पास आदेश आया है तो मैं चाहूंगा कि माननीय बी चंद्रा जी जिलाध्यक्ष अल्मोड़ा से हैं, मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वो अपनी बात रखें और अपना माइक अनम्यूट कर लें। माननीय बी चंद्रा जी। मुझे लगता है सर शायद है नहीं वो जुड़े हुए। सर वो जुड़े हुए नहीं है। माननीय बी चंद्रा जी, अगर मेरी आवाज आप सुन रहे हैं तो अपना माइक अनम्यूट कर लें और अपनी बात रखें।
चलिए तो मैं बोलता हूँ ना। हेलो सर वो जुड़े हुए नहीं है। हाँ सर वो जुड़े हुए नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, चलिए मैं बोलता हूँ फिर। हाँ जी सर। हाँ, मेरी आवाज आ रही है? हेलो जी आ रही है सर। हेलो सर, आवाज? हाँ आ रही है सर, आ रही है। सर्वप्रथम चलिए आज की इस वेबिनार में सर्वप्रथम मैं बहुजन समाज में जन्मे समस्त महापुरुषों के चरणों में वंदन और नमन करता हूं। जितने राज्यों से और पदाधिकारी जुड़े हुए हैं उनको मेरा सादर जय भीम नमो बुद्धाय। हेलो हाँ सर, सर आवाज आ रही है? आप बोलिए सर। आ रही है आप बोले। हाँ, सभी को मेरा सादर जय भीम नमो बुद्धाय। देखिए आज बड़ी खुशी का विषय है कि आरबीएम के माध्यम से उत्तराखंड की वेबिनार है और इस आरबीएम के माध्यम से राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के बैनर तले हम लोगों को इतना ज्ञान, इतना प्रशिक्षण मिल रहा है जो पहले नहीं था। इसके संबंध में देखिए मैं सूक्ष्म तौर से बता दूं कि हमारे साथी माननीय लल्लू नेटवर्क प्रॉब्लम है सर। के जीवन संघर्ष को हम लोग अपने घर में बताएं कि हमारे महापुरुषों ने कितना जीवन संघर्ष किया है। जैसे कि हमारे महापुरुष ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले, बाबा साहब, माता रमाबाई, संत रविदास जी, संत और माननीय काशीराम जी, यानी कि जितने भी बहुजन समाज में हमारे महापुरुष हुए हैं उन्होंने कितना संघर्ष किया है। हमारे तथागत गौतम बुद्ध जी देखिए कि अपना राजपाट त्याग दिया और राजपाट त्याग के जो है वो भिक्षु के वेश में जो है पूरे भारतवर्ष में घूमे। तो इन्होंने कितना बड़ा संघर्ष किया है और कोई भी लालच या कोई भी पद की इन्हें लालसा नहीं थी। आज हम अपने घर में, अपने समाज में अपने महापुरुषों के इतिहास और उनके संघर्ष और बलिदान की गाथा को बताएं ताकि भी बदल दिया है। क्योंकि हम देखते हैं कि हमारा कार्यक्रम कोई भी होता है वो बौद्ध वंदना से स्टार्ट होता है। पहले कार्यक्रम जो है बौद्ध वंदना से नहीं होता था, पहले सरस्वती वंदना इत्यादि पता नहीं
कैसे कैसे हम कार्यक्रम करते थे, या वैसे ही अब जो है जब से RBM यानी कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा हुए हैं तो हम जो है बौद्ध वंदना से अपना कार्यक्रम चालू करते हैं, और यदि कार्यक्रम का अंत होता है तो वो भी जो है बौद्ध रीति से सभ्य सत्ता के माध्यम से हम अपना कार्यक्रम समाप्त करते हैं। तो कितना बदलाव आया है। फिर दूसरी चीज ये है, देखिए राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के बैनर तले हमारे प्रोफेसर RC दीवान साहब हैं, जो संविधान के वाचक हैं, संविधान की इतनी गहरी बारीकियों से, यानी कि सर बोलिए आवाज। संचालक जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जुड़े हैं, उनके अंतिम उद्बोधन करवा दीजिए, कार्यक्रम समाप्त। माननीय संचालक जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जुड़े हैं, आप उनको बुलवा दीजिए। मैं अपने राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक राष्ट्रीय दास बहादुर जी अध्यक्ष से अनुरोध करूंगा कि वो अपनी वाणी से हम सबके लिए प्रशंसा करें और आगे का मार्ग बताएं। सभी संत गुरुओं के चरणों में नमन करते हुए आज की वेबिनार की अध्यक्षता कर रहे हमारे उत्तराखंड प्रदेश के संयोजक ऋषिपाल साहब, मुख्य रूप से उपस्थित वेबिनार में हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य माननीय चंद्रास गौतम साहब, संचालक जी, कार्यक्रम को होस्ट कर रहे हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष माननीय बादल सिंह बौद्ध साहब, सभी को मेरा सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की कोशिश है कि हमारे महापुरुषों की विचारधारा, उनका जीवन संघर्ष जिस तेजी से भारत के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए था वो नहीं पहुंचा है, तो सीमित संसाधनों का इस्तेमाल करके हम सब लोग मिलजुल कर कितना उनके जीवन संघर्ष का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, तो वो कोशिश जूम वेबिनार के माध्यम से हम सब साथी मिलजुल कर रहे हैं। इसीलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और महात्मा ज्योतिराव फुले जी की संयुक्त जयंती 11 अप्रैल को जिलेवार मनाने का निर्णय लिया है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक महात्मा ज्योतिराव फुले और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी का जीवन संघर्ष पहुंच सके। तो इसीलिए हमारे कार्यकारी अध्यक्ष जी ने ये निर्णय लिया कि हम राज्यवार भी एक कार्यक्रम चलाएं। तो ये राज्यवार कार्यक्रम चल रहा है और कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा राज्यों में इस कार्यक्रम को हम लोग चलाएं। मैं केवल ये अनुरोध करना चाहता हूं कि जैसे आज उत्तराखंड की वेबिनार थी, तो आप लोगों को बड़ी तैयारी करके कम से कम 100 साथियों को जरूर जोड़ना चाहिए था। मैं फिर निवेदन कर दूं, एक व्यक्ति एक को तैयार करे, फिर एक व्यक्ति एक को तैयार करे और फिर एक व्यक्ति एक को तैयार करे। यदि हमने ये काम अपनी जिम्मेवारी समझकर करना शुरू कर दिया तो बहुत जल्दी, बहुत कम समय में उत्तराखंड के ही 100 से अधिक साथियों की संख्या वेबिनार पे हो जाएगी। तो इस तरह, लेकिन हम लोग चर्चा करते हैं, सुनते हैं और मैं कह सकता हूँ निसंकोच कि हम अपनी जिम्मेवारी को पूरा नहीं करते। देखिए, नो रीजन ओनली रिजल्ट, मतलब कोई बहाना नहीं, नतीजा आना चाहिए। ये नहीं कि साहब हमने 5 लोगों को फोन किया था, कोई नहीं जुड़ा। भाई 5 लोगों को क्यों फोन किया था? एक ही व्यक्ति को फोन करते, उसी को जूम डाउनलोड कराते, उसी को उसके साथ रेशल करते
और खुद जुड़ने से 10 मिनट पहले उसको फिर फोन करते कि मैं प्रोग्राम शुरू होने के लिए जा रहा है, आप जल्दी से जल्दी अपने जूम ऐप पर आ जाइए, तो आप 1+1 करते, एक ही के पीछे पड़ जाते, तो कम से कम 5 की जगह 1 तो जुड़ जाता। तो 25 लोग अगर आज हम जुड़े और 25 लोग एक एक जुड़ते तो 50 लोग हो जाते। अगले दौर में वो 50 लोग एक एक लोग जोड़ते तो 100 लोग हो जाते। कोई बड़ा काम थोड़ा ही है, बहुत छोटा काम है। लेकिन अधिकांश मैंने देखा कि साथियों से जब मैं पूछता हूँ, साहब हम तो 50-60 जगह फोन किए थे, लोग नहीं जुड़े। भाई 50-60 जगह फोन करने से लोग नहीं जुड़े तो आप 5 लोगों पे ही फोन करो और अपना जूम ऐप शुरू होने से पहले फिर सबको फोन करो। 10 मिनट पहले एक्टिव हो जाओ कि हाँ भाई 7:30 बजे का टाइम है, आप तैयार हो जाइए, चाय वाय पीनी है पी लीजिए, कुछ खाना पीना खा पी लीजिए, बैठिए। तो सामने वाले को ऐसा लगेगा कि ये तो भाई मेरे पीछे पड़ गए हैं, अब मुझे जुड़ना ही पड़ेगा, है ना। और आज जो बड़ी समस्या है संपूर्ण भारत में, जो आज हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या है, वो समस्या है कैडर बेस के संगठन का निर्माण करना। अर्थात 140 करोड़ लोगों को एक माला में परोना, विचार की माला में परोना, साहू फूले अम्बेडकर कांशीराम जी की विचारधारा में परोना, बुद्ध की संगति में उनको सम्मिलित करना, ये बड़ी चुनौती है। और इस बड़ी चुनौती को हम बड़े छोटे छोटे काम से पूरा कर सकते हैं, बड़े छोटे छोटे काम से। तो मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ, ज्यादा आपका समय नहीं लेना चाहता, और आगे के लिए विशेष रूप से आप लोग ध्यान करें कि जो जो प्रोग्राम आ रहे हैं तो 1+1 का फार्मूला जरूर आप तय करें। एक बार राज्यवार समीक्षा हुई थी तो उत्तराखंड के साथियों ने 11 जिलों में कमेटी बन गई है ऐसा आश्वासन दिया था और लिखित में दिया था। तो आज अगर 11 जिलों की आपकी कमेटी बन गई है और उसमें 5-5 लोग भी सक्रिय हैं तो 55 लोग उत्तराखंड से होने चाहिए थे। और ये 1 वर्ष पुरानी बात है, तो इससे 1 वर्ष में और भी एक्सरसाइज की जा सकती थी। खैर चलो, जो नहीं की गई है उसे करना है और एक एक साथी को जोड़े, अच्छी बात है। अभी मुझे 11, 12 और 13 जून का कार्यक्रम हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के माननीय सदस्य चंद्रहास गौतम जी ने घोषित किया है, तो मैं उस कार्यक्रम के लिए भी आपसे फिर ये अपील करूंगा कि आप कोशिश करिए पूरी जी जान से कि प्रत्येक जिले से कम 10 लोग उसमें जरूर शामिल हों। 20 लोग हो जाएं, 25 लोग हो जाएं तो बहुत खुशी की बात, बहुत अच्छा काम है ना। लेकिन जो दूर के जिले हैं, जो ऊपर पहाड़ों में हैं, जहां से ज्यादा लोग नहीं आ सकते हैं, तो कम से कम उस जिले के 10 प्रतिनिधि, हम प्रतिनिधि जरूर उस कैडर कैंप में भाग लें। ये एक्सरसाइज आज आपसे ही शुरू कर दीजिए और कर देंगे, सच्चे मन से करेंगे, हो जाएगा। मैं तो कांशीराम साहब का चेला हूँ, मैंने तो उनकी एक बात को पकड़ लिया बड़ी जोर से। उनने कहा तमन्ना सच्ची है तो रास्ते निकल ही आते हैं, तमन्ना सच्ची है तो रास्ते निकल ही आते हैं। और मैं समझता हूँ हमारे प्रत्येक साथी की तमन्ना सच्ची है। तमन्ना सच्ची है तो उसका रिजल्ट हमारे सामने आना चाहिए, समाज के सामने आना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की कार्रवाई संचालित करें। सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के कार्यक्रम के हमको साधुवाद। और मैं आज के वेबिनार में अध्यक्षता कर रहे माननीय रवि साहब से अनुरोध करूंगा कि कार्यक्रम की समाप्ति और सभ्य सत्ता के लिए आदेश करें। माननीय ऋषिपाल बाबू जी। हाँ, कार्यक्रम के समापन की घोषणा की जाती है। आप जो है सभ्य सत्ता कराइए। हेलो, सभ्ये भवन्तु, सभ्ये भद्राणि पश्यन्तु।
मा किंचिदुक मा सब्बे सब्बे भद्राणि सब्बे होन्तु चखे सब्बे भद्राणि पश्यन्तु सब्बे मा भवन्तु किंचिदुक मा सब्बे सत्ता सुखी होन्तु सब्बे होन्तु चखे सब्बे भद्राणि पश्यन्तु मा किंचिदुक मा साधु 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 नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। सबका मंगल हो, सबका आज के वेबिनार समाप्त की जाती है। सभी साथियों को सादर नमो बुद्धाय जय। जय।